गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 58 क्लास 9th हमारे सब्जेक्ट साइंस, डेट 20 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे थे अपना चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर आज हम पढ़ेंगे मास और वेट के बारे में। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए मास और वेट में क्या डिफरेंस है। तो देखो, हमें पता है कि जो मास है एक ऑब्जेक्ट का, हम उसको उसके इनर्शिया से मापते हैं। कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा इनर्श जो ऑब्जेक्ट है उसका मास होगा, ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा मास होगा ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया, उतना ही ज़्यादा इनर्शिया लगेगा। एग्जाम्पल से देखो, एक मान लीजिए आपने एक बहुत भारी पत्थर लिया, ठीक है, बहुत बड़ा, और एक छोटा सा पत्थर लिया। तो छोटे से पत्थर को आप बहुत आसानी से जल्दी से हिला दोगे, लेकिन बहुत बड़ा जो पत्थर है उसको आप पे बहुत जोर, आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मास ज़्यादा हो जाता है। मास ज़्यादा होता है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। इनर्शिया क्या होता है? हमने पढ़ा था, इनर्शिया होता है किसी भी चीज़ में जो बॉडी जिस भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। मतलब अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करते रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, है ना। तो यही इनर्शिया है। तो जितना ज़्यादा मास, इतना बड़ा पत्थर है, हम उसको हिलाएंगे तो वो हमसे बहुत ही मुश्किल से हिलेगा। तो क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का वो क्या है? एक अमाउंट है ऑफ मैटर इट कंटेन्स। जितना मैटर उसके अंदर मौजूद है, मैटर मैंने आपको बताया, हर चीज़ जो यूनिवर्स में मौजूद है वो क्या है? एक मैटर है, ठीक है। हर चीज़ मैटर से बनी होती है। मैटर क्या होता है? जिसके अंदर कुछ वेट, कुछ मास होता है, कुछ स्पेस होता है, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, जिसने कुछ स्पेस लिया है। तो यूनिवर्स में जो भी चीज़ मौजूद है उसने चाहे कितना ही छोटा स्पेस लिया हो, लेकिन उसने लिया है, ठीक है। इसीलिए हर चीज़ में कह रही हूँ क्या होती है? मैटर होती है। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो, उसका मास क्या होता है? जितना अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर है वो क्या है? मास है। जबकि वेट क्या है एक ऑब्जेक्ट का? वेट जो है ऑब्जेक्ट का, एट अ प्लेस इज द फोर्स विद विच द कैलेस्ट्रियल बॉडी अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। वेट क्या है ऑब्जेक्ट का? किसी भी जगह पर कि जितना फोर्स वो लगा रही है। जैसे कैलेस्ट्रियल बॉडी क्या होती है? हमारे स्पेस में जितनी बॉडीज हैं, ये अर्थ हो गई जैसे हमारी, तो ये जितना फोर्स लगा रही हैं किसी बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, वो उसका वेट होता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ प्लेस is the force with which the celestial body earth attracts that object। जो अर्थ है उसको जितने फोर्स से किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है वो उसका वेट होता है, ठीक है। कितना फोर्स उसको लग रहा है एक बॉडी को अट्रैक्ट करने में, अर्थ को हमारा जो हमें अट्रैक्ट करने में कितना उसका फोर्स लग रहा है, वो क्या होगा? हमारा वेट होगा, ठीक है। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस। देखो, मास चेंज नहीं होता है। मास है जो एक ऑब्जेक्ट का, वो चेंज नहीं होता है विद इन द चेंज इन प्लेस। कहीं पर भी चले जाओ आप, मास सेम रहेगा, सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा? वेट चेंज होगा, क्योंकि हम फोर्स अलग हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग लगेगा, कहीं पे कम लग रहा है, कहीं पे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो मास है, जितना मैटर हमारे बॉडी के अंदर है उतना ही तो रहेगा। चाहे हम कहीं पर भी चले जाए, वो तो कम नहीं हो सकता। तो मास हमेशा सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ चेंज क्या होगा? वेट चेंज हो सकता है। अब देखो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब मैं बोल रही हूँ वेट चेंज होगा, तो अगर मैं हम कैलकुलेट करें मून पर, चांद पर अपना वेट कैलकुलेट करें तो क्या निकलेगा? तो देखो, हमने माना मास है कोई ऑब्जेक्ट का, एम मान लिया, ठीक है। और जो वेट है मून का उसको हमने माना डब्ल्यू एम। डब्ल्यू से वेट और एम मतलब मून। मून का जो वेट है वो मैंने माना डब्ल्यू एम। मास है मून का, उसको मैंने माना मास ऑफ मून को माना, ये हो गया मास, और ये हो गया मून का। मून का मास कैपिटल एम, नीचे एम, और जो रेडियस है उसकी रेडियस, मून की रेडियस क्या होगी? आर एम, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या पता है कि जो फोर्स है वो किसके बराबर है? अब जो वेट है मैंने लिया है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। मैंने फोर्स की जगह यहाँ वेट लिखा है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया वेट क्या है। वेट एक तरह का फोर्स है जो अर्थ लगा रही है अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी बॉडी को, ठीक है। तो वही क्या हो गया? उसका वेट हो गया। तो मैंने फोर्स की जगह यहाँ पे वेट लिखा है। किसका वेट लिखा है? मून का लिखा है, ठीक है। मून पे वेट नापना है ना हमें, तो क्या लिखेंगे हम? वेट ऑफ मून किसके इक्वल होगा? जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और एम, ये क्या हो गया? दोनों ऑब्जेक्ट्स का क्या लेना था हमें? मास का प्रोडक्ट लेना था, ठीक है। तो ये हो गया उसका मास, और ये हो गया दूसरा कोई भी जो भी अट्रैक्ट करे, दूसरी जो बॉडी है, ठीक है, एम। ध्यान से देखो, अब नीचे क्या हो गया? उसका रेडियस होगा जो मून का, वो होगा उसका डिस्टेंस, तो रेडियस का स्क्वायर। तो ये तो हमने पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, बस मैंने वहाँ वैल्यू पुट करी है। तो अब देखो, मान लीजिए जो वेट है सेम ऑब्जेक्ट का अर्थ पे
क्या है, WE, वेट ऑन अर्थ, WE। और जो मास है अर्थ का उसको मैंने माना ME, मास ऑफ अर्थ। और जो रेडियस है अर्थ का उसको मैंने माना RE, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से इसके अंदर भी वैल्यू पुट करेंगे। जो WE क्या है, जो वेट है अर्थ पे, और ये क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल लॉ, हमें याद है, G मल्टीप्लाई में क्या लेंगे, मास, जो भी हमारा मास है अर्थ पे, मल्टीप्लाई में कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमने लिया है अर्थ पे, जिसको हमने M माना था, और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस होगी अर्थ की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस है, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया, मैथ्स की वीडियो में भी बताया है कि लेफ्ट से लेफ्ट साइड डिवाइड करोगे, राइट से राइट साइड डिवाइड करोगे। तो लेफ्ट से लेफ्ट करो, WM से डिवाइड करो WE को, WM डिवाइडेड बाई WE। उसके बाद राइट हैंड साइड करोगे, इसको डिवाइड करो किससे, इससे, ये मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, G से G कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, WM बाई WE ये बचा, और इधर क्या बचा, एक तो कैपिटल M ये बचा, नीचे से ME ये बचा। ठीक है, और यहाँ पे R स्क्वायर, जो मून की रेडियस है उसका स्क्वायर, और ये जो अर्थ की रेडियस है इसका स्क्वायर। तो ये क्या होगा, मैंने आपको बताया, नीचे यहाँ डिवाइड है लगातार, तो ये ऊपर होकर रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो RE ऊपर चला जाएगा और RM जो रेडियस है मून का वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आ गया, ये हमारा सोल्यूशन में। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, जो M क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, और WE क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो यहाँ से मास ऑफ मून क्या है, इतना है 7.36 मल्टीप्लाई 10⁻²2, और जो हमारी रेडियस है अर्थ की वो क्या है, 6.37 मल्टीप्लाई 10⁻6, रेडियस का स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया। उसके बाद जो मास है अर्थ का वो कितना है, 6 मल्टीप्लाई 10⁻24, और जो रेडियस है मून की वो कितनी है, 1.74 मल्टीप्लाई 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा वैल्यूज आपको या तो एग्जाम में गिवन होंगी, अदरवाइज 2-3 वैल्यू है आप लर्न भी कर सकते हो। अर्थ की तो आपको लर्न नहीं होगी, ठीक है, मून की आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। उसके बाद देखो, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल को सॉल्व करूँगी, कैंसिल करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 0.165 के अप्रॉक्सीमेटली। तो ये किसके बराबर है, ये 1/6 के लगभग, 1/6 के अप्रॉक्सीमेटली, इसके लगभग उसके पास है, तो 1/6 के पास है। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे 1/6 है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ है, इधर डिवाइड में अगर मैं उसको इस तरफ लाऊं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/6 के साथ। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ जो वेट है ऑब्जेक्ट का मून पे वो 1/6 है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। मतलब जो हमारा अर्थ पर हमारा जो मास है उसका 1/6 है मून पर। मतलब अगर मैं यहाँ पर कितनी हूँ, मान लो मैं यहाँ पर 60 किलो की हूँ, ठीक है, मतलब मेरा यहाँ पर वेट है वो 60 है, तो मून पे कितना हो जाएगा, उसका 1/6 हो जाएगा, कितना रह जाएगा, सिर्फ 10 रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून हमने फाइंड आउट कर लिया। तो देखो, अगर हमारा वेट अर्थ पे 48 न्यूटन है तो हम जो वेट करेंगे, देन यू विल वेट मच लाइटर एंड योर वेट विल बी 8 न्यूटन ऑन मून। तो मून पे कितना होगा, 8 न्यूटन। कैसे, 48 का 1/6 कर दोगे तो 6 8 का क्या होता है, 8 न्यूटन। तो ये निकला है हमारा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है आपको पढ़नी है। फर्स्ट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है ऑब्जेक्ट का, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना फोर्स लग रहा है किसी बॉडी को अट्रैक्ट करने में अर्थ का, जितना अर्थ का फोर्स लग रहा है किसी बॉडी को अट्रैक्ट करने में, वो क्या है, वेट है उस ऑब्जेक्ट का। वेट किसके बराबर होता है, W इज इक्वल्स टू mg, क्योंकि W क्या एक फोर्स है। W इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू mg पढ़ा था, तो F की जगह सिर्फ मैंने W रख दिया। ठीक है, उसके बाद जो वेट है, वेट क्या है, फोर्स है एक्टिंग डाउनवर्ड्स, जो नीचे की तरफ लग रहा है। इट इज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेट की क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। उसके बाद है, तो वेट है ऑब्जेक्ट का कैलेस्ट्रियल बॉडी पर चेंजेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चेंज होता है। कैलेस्ट्रियल बॉडी जैसे अर्थ पर जो वेट है उससे अलग होगा मून पर। ठीक है, तो मून भी कैलेस्ट्रियल बॉडी है, तो जो वेट है वो अलग होता है कैलेस्ट्रियल बॉडी पर। वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। तो देखो, इसका मास है वो चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है, उसका मास चेंज नहीं होता। देयरफॉर वेट
ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो वेट है मून पर अगर हमें निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, W इज इक्वल्स टू mg, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसके ऊपर, ऑफ मून एक्टिंग ऑन अपर ऑब्जेक्ट। मास है जो मून का वो कम होगा अर्थ से, मून का हमें पता है जो मून है वो अर्थ से उसका मास कम है, तो ये कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और इसलिए हमारा जो वेट है वो मून पर कम होगा एज कम्पेयर टू अर्थ। मून पर हमारा वेट कम क्यों होता है, क्योंकि मून का मास कम होता है, और मून का मास कम होता है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हम हल्के वहाँ पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, और जो यूनिट ऑफ वेट है वो क्या है, जो फोर्स की यूनिट है वही जो कि है न्यूटन। ठीक है, उसके बाद जो मास है ऑब्जेक्ट का वो अगर 10 किलोग्राम है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सीखो, अगर मास है कोई ऑब्जेक्ट का वो 10 किलोग्राम, मास की बात हो रही है वेट की नहीं, तो उसका वेट क्या होगा, तो वेट किसके बराबर होता है, W इज इक्वल्स टू mg। m क्या है, मास हमारा 10 है और g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8 होता है अर्थ पे, तो हमारा जो वेट है वो कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, अब देखो ये हमारी वर्कशीट में कुछ फैक्ट्स थे, तो आप अब हमारे आते हैं आज के क्वेश्चंस जो हमें ट्राई करने हैं, खुद करने हैं। तो 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर ऑन मून और ऑन अर्थ, एक्सप्लेन। जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मून पर या अर्थ पर कहाँ पर कम होगा, एक्सप्लेन करो। तो देखो ये आपका आंसर नंबर 1, जो मास है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ कम होगा। देखो ध्यान से क्या पूछा गया है, मास। अभी मैंने आपको बताया था बेटा वेट अलग होता है, मास अलग नहीं होता। जो मास है ऑब्जेक्ट का विल बी सेम ऑन मून और ऑन अर्थ बिकॉज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस। प्लेस चेंज होती है तो मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है, सिर्फ मास आपका उतना ही रहेगा। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, अब हम चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है हमारा, ऑन वट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। किस फैक्टर पर जो वेट है हमारा वो निर्भर करता है अगर हम उसको दूसरे प्लैनेट पर ले जाएं। तो हमें पता है जो वेट है ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वेट होता है W इज इक्वल्स टू mg, ये होता है। तो किस पर डिपेंड करता है, मास पे, और किस पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो लिख दोगे द वेट ऑफ एन बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच वेरीज फ्रॉम प्लेस टू वेट। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हर जगह पर अलग है। ठीक है, तो मास जो वेट है वो भी उसके अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर मैंने 2 मिस कर दिया, ये क्वेश्चन 3 कर रहा है। तो क्वेश्चन 2 देखो पहले बेटा। क्वेश्चन 1 तो आपका ये हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, डिराइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इन कंपैरिजन विद दैट ऑन अर्थ। आपको क्या करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है मून पर क्या निकालने के लिए, वेट निकालने के लिए। तो ये आपको लिखना है बेटा, यहाँ से ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना है कहाँ तक, यहाँ तक, ये लास्ट तक आप लिखोगे, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, तो ये लिख लोगे आप आंसर नंबर 2 में। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपको नोट डाउन करना है एज इट इज़ अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर नंबर 2। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैंने आपको जो कराया ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, कि जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो किस पे डिपेंड करता है अगर हम उसको अनदर दूसरे प्लैनेट पे ले जाएं, तो वो मास पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जो वेट है एक पर्सन का मून पर 10 न्यूटन है। ठीक है, मून पर उसका वेट 10 न्यूटन है, तो उसका वेट अर्थ पर क्या होगा। तो हमें पता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून किसके इक्वल होता है, 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अर्थ पे अर्थ की 1/6 का जो वेट अर्थ पर उसका 1/6। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना है, 10 न्यूटन। ठीक है, किसके इक्वल हो गया, 1/6 मल्टीप्लाई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो यहाँ से देखो 10 इज इक्वल्स टू 1/6 और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो यहाँ पे ये 6 नीचे डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा 10 × 6। इधर क्या बचा, सिर्फ इधर बचा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो यहाँ से क्या होगा, 10 × 6 क्या होता है, 60 न्यूटन। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ क्या होगा, 60
न्यूटन। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है बेटा पूरी वर्कशीट में या क्वेश्चन आंसर्स में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।